खुश रहो। कसरत हो गई तुम्हारी? जी पिताजी, बस गायों को चारा देने ही जा रहा था। जाओ। लता, हमारे बेटे में कुछ तो विशेष है। तुम देखना, एक दिन ये हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। सुनिए सुनिए, इतनी रात को कौन हो सकता है? तुम रुको, मैं देखता हूं। कौन है? कौन है बाहर? शब मैं रामू, आपकी गाड़ी की चाबी देनी थी। सर देख के लग रहा है लास्ट 3-4 दिन पुरानी है। चेक करो कोई आईडी वगैरह है क्या। यहाँ पास में एक बोर्डिंग स्कूल है सर, वहाँ के बच्चे अक्सर इस तालाब में मटर गश्ती करने आते रहते हैं। ये शायद वहाँ का होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इस बोर्डिंग स्कूल में जाके पूछताछ की। बोर्डिंग स्कूल किस तरफ? ये तो हमारे स्कूल का स्टूडेंट आशुतोष है। ये तो 4 दिन पहले घर जाने के लिए निकला था। क्या? घर जाने के लिए निकला था? वो भी 4 दिन पहले? जी सर, दरअसल इसका एक भाई है अभिनव। ये दोनों हमारे स्कूल में ही पढ़ते हैं। पिछले हफ्ते हरिओम ने दोनों को खंडहर में पकड़ा था। कौन है उधर? ये तो हरिओम है। चल भाग, नहीं तो पकड़े जाएंगे। चल चल। इतनी रात में क्या कर रहे तुम दोनों? हाँ, मैडम को बोलता हूँ, चलो जल्दी। इसलिए इनके अगेंस्ट हमने इनडिसिप्लिनरी एक्शन लिया। आखिरी बार पूछ रही हूँ, कौन कौन था वहां पर? उनके नाम बता दो, नहीं तो अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाकर तुम दोनों को घर भेज दूंगी। ठीक है, अब तुम्हारे पेरेंट्स को ही बताती हूँ, वही पूछेंगे तुमसे। कितना पूछा था सर, बट ना अभिनव ना आशुतोष किसी ने कुछ नहीं बताया। आखिरकार मैंने उनके फादर राकेश अग्रवाल को बुला लिया। अभिनव के पैर में चोट लगी थी तो वो आकर उसे ले गए, पर आशुतोष नहीं गया। बट आप तो कह रही थी वो घर जाने के लिए निकला था ना सर। अभिनव के जाने के बाद अगले ही दिन आशुतोष भी चला गया। दीदी के एंगेजमेंट है घर पर, मुझे घर जाना है। लेकिन जब वो घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों ने इस बारे में आपसे कोई इंक्वायरी नहीं की? हमारे यहाँ ज्यादातर अनाथ बच्चे पढ़ते हैं और जिनका घर आसपास होता है वो वीकेंड्स में घर चले जाते हैं। अब इनका घर भी पास में ही है और एक दिन पहले ही आशुतोष के पापा अभिनव को लेकर घर चले गए बेटी के एंगेजमेंट के लिए। तो जब आशुतोष ने कहा कि दीदी के एंगेजमेंट के लिए मुझे घर जाना है तो मुझे कोई शक ही नहीं हुआ। एक भाई घर पर है और दूसरा भाई स्कूल से घर के लिए निकलता है और बीच में उसका मर्डर हो जाता है और ना ही घर वालों को कुछ पता चलता है और ना ही स्कूल वालों को। सर मैंने उन बच्चों को बोला था खंडहर पे मत जाओ, लेकिन वो मानते ही नहीं थे सर। देखिए ना क्या हादसा हो गया। अरे क्या बकवास कर रहे हो? एक सेकंड, किस खंडहर के बारे में बात कर रहे हो? ठीक से बताओ। खंडहर पे ना भूत वूत का चक्कर है सर। सर वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, मगर सर वो शहर वाले मानते नहीं ना, इसलिए देखिए ना क्या हादसा हो गया। सर सब अंधविश्वास की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको लगा इसलिए हमने बता दिया। कुछ और पता है इसके बारे में? सर कुछ दिन पहले मैंने आशुतोष की जान बचाई थी, नहीं तो गांव वाले उसको मार डालते। उसको मार डालते? ये क्या कह रहा है? सर आशुतोष बहुत ही शरारती लड़का है, हमेशा स्कूल से बिना बताए गायब हो जाता था। सर अभी कुछ दिन पहले ही गांव वालों ने आशुतोष को पकड़ लिया था, बहुत ही मारा पीटा था उसे। किसने? सर गांव वालों का कहना था कि आशुतोष गांव की लड़कियों को छेड़ रहा था। वो तो सही समय पर आकर किसी ने स्कूल में बता दिया, नहीं तो उसी दिन बात बिगड़ जाती। कौन थे ये लोग जिन्होंने आशुतोष को मारा था? वो पास के कुछ गांव के लोग थे।
जी राकेश अग्रवाल का घर ही मैं ही हूँ राकेश अग्रवाल। आशुतोष आपका बेटा? जी हाँ सर, अगर बात क्या है? जी उसकी लाश नदी। क्या हो गया? कुछ ही दिनों में मेरी बेटी सारिका की शादी है। देखिए ना सर, सिर्फ खुशी के माहौल में ये क्या हो गया। हमने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमें लगता है कि लाश 4 दिन पुरानी है। वो स्कूल से घर के लिए निकला था, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 4 दिन बीत चुके हैं और आप लोग में से किसी ने भी एक बार भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मेरे दोनों बेटों में आशुतोष ज्यादा शरारती था सर, और उसकी संगत में अभिनव भी बिगड़ रहा था। उस दिन जब कंप्लेंट आई तो मैंने स्कूल में जाकर उसे बहुत डांट लगाई सर, जिससे उससे अपनी गलती का एहसास हो और उसे लगे कि पापा नाराज हो जाएंगे, इसीलिए कॉल नहीं किया। अगर सर हमें जरा भी मालूम होता था कि ये सब हो जाएगा तो हम उसे कॉल क्यों नहीं करते सर? सर, मैंने तो उसे साथ आने के लिए कहा था, मगर वो नहीं माना। तू भी चलना, दी की एंगेजमेंट में मौज करेंगे, मौज। तो जा, मैं नहीं आ रहा, वैसे भी पापा नाराज है। अरे पापा को जो कहना था उन्होंने कह दिया, अब थोड़ी ना कुछ कहेंगे। तू जा, मैं अगले हफ्ते आऊंगा। चल ठीक है। फिर ऐसा क्या हुआ था कि उसके मना करने के बावजूद वो अगले दिन ही स्कूल से निकल गया? और कहाँ गया? नहीं आप लोगों को बताया उसने और ना ही स्कूल वालों को। बेटा तुम लोग उस दिन खंडर में क्यों गए थे? डेयर, आज रात तू खंडर में जाएगा ये प्रूफ करने कि वहां कोई भूत नहीं है। नहीं रे, मैं उस खंडर में नहीं जाऊंगा। डरपोक, डरपोक कोई डरपोक नहीं है, ये जाएगा। लेकिन मैं वहां डर रहा है ना? चल ठीक है, मैं तेरे साथ आऊंगा। ये भूत भूत कुछ नहीं होता है। मैंने मना भी किया था उसे, पर लेकर गया वो मुझे, और वहां वो था। कौन है उधर? बेटा वो अघोरी कौन था? उसे पहले कभी देखा था? हम तो पहली बार देख रहे थे उसे, मगर वो था बहुत डरावना। अगर दोबारा उसे देखोगे तो पहचान लोगे? जी सर। एक बात बताओ अभिनव, वो जो तुम्हारे दोस्त हैं हॉस्टल में, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने आशुतोष को दोबारा से घुसाया कि वो खंडर में जाए? पता नहीं सर। तुमने उन दोस्तों के नाम प्रिंसिपल को क्यों नहीं बताया? सर हम तो पहले से ही फंस चुके थे स्कूल में, उन्हें क्यों फंसाते? स्केच आर्टिस्ट की मदद से अभिनव से स्केच बनवाने की कोशिश करो। अगर इस अघोरी का इस मर्डर से कुछ लेना देना भी नहीं तो भी हम इससे हेल्प ले सकते हैं। शायद इसने कुछ देखा कि मना करने के बावजूद भी आशुतोष तालाब के किनारे है और उस खंडर में क्या कर रहा है। यस सर। और इस फैमिली का भी बैकग्राउंड चेक करो। इतनी तैयारियां चल रही हैं सगाई की, लेकिन बेटा इनके टच में नहीं था और इन लोगों ने भी जरूरत नहीं समझी कि बेटे को कांटेक्ट करें। मामला कुछ अलग है। ये गाँव वालों को क्या हुआ? एक टीम गांव भेजी थी सर, सबको थाने लेकर आई। ठीक, चल। साहब, अब कोई हमारी बहू बेटियों पर नजर डालेगा तो उसे कुछ कहेंगे भी नहीं क्या? और ये आशुतोष की तो क्या कहें? साफ साफ बता क्या हुआ था? साहब, उसकी अकल तो उसी दिन ठिकाने लगा देते गांव वाले, मगर वो स्कूल वालों को पता नहीं किसने बता दिया और वो उसको बचा कर ले गए। और उसकी अकल ठिकाने लगाने के चक्कर में जब आशुतोष तुझे मिला अकेला तो हमेशा हमेशा के लिए उसे ठिकाने लगा दिया और उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया। क्यों? 2 महीने पुरानी बात का बदला हम लोग अब क्यों लेंगे? जो कुछ होना था उसी दिन हो गया था। उसके बाद से तो वो लड़का गांव या तालाब की तरफ तो दिखाई भी नहीं दिया। लेकिन उसकी लाश तो तालाब के पास ही मिली थी। साहब, मुझे इसका कुछ मालूम नहीं। सर, उस गांव वाले के बारे में पता किया, मगर उसका कोई ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है कि किसी की जान ही ले ले। ठीक है, अपनी जान जारी रखो और उसको कुछ दिनों तक यहीं पर रखो। ओके?
जब भी हम किसी केस की छानबीन करते हैं तो उस केस के हर एक पन्ने को पलट कर देखते हैं, विक्टिम से जुड़े सभी लोगों की अच्छी तरह से छानबीन करते हैं, सस्पेक्ट्स के सभी एंगल्स को अच्छी तरह से इस केस में मामला बड़ा होने के साथ साथ सेंसिटिव भी था, इसलिए हमें बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही गुप्त तरीके के साथ सब कुछ करना था। हम मुजरिम को चौकन्ना नहीं करना चाहते थे। केस में मुश्किलें बहुत थी, लेकिन हमने भी ठान ली थी। पृथिव्यानि त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषिताम मुद्धे मुद्धे पृथिव्यातीनि रत्नानि जलमन्नमन् सुभाषितं मुद्दे पाषाण खान्देषु रत्न संज्ञा विधीयते। अरे वाह, अब आप इस श्लोक का अर्थ बताइए। इस श्लोक का अर्थ है कि इस धरती पर सिर्फ 3 प्रकार के रत्न हैं, जल, भोजन और मनुष्य के विचार। बहुत अच्छे, आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन अपना बहुत बड़ा मुकाम हासिल करोगे। बताएं क्या प्रॉब्लम है आपकी? प्रॉब्लम तो मुझे कुछ भी नहीं है। तुमने जो ऑपरेशन किया था ना, उसी के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ, आशुतोष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसका लिवर और दोनों किडनीज को निकाला गया है। क्या मतलब ऑर्गन ट्रेड? नो सर, पोस्टमार्टम डॉक्टर की राय अलग है। उनका कहना है कि ऑर्गन्स निकाले जरूर गए हैं, बट इतनी बुरी तरह से कि वो डैमेज हो गए होंगे। 90% चांसेस हैं कि वो किसी के यूज करने लायक रह गए। और उनका कहना ये भी है कि ये किसी प्रोफेशनल डॉक्टर का काम नहीं है। कोई ऐसा करेगा क्यों? आखिर इसके पीछे क्या मामला हो सकता है? हो सकता है सर आशुतोष किसी कल्ट का शिकार बना हो, और वैसे भी वो अघोरी खंडर में ही था। मतलब ब्लैक मैजिक। इस अघोरी को ट्रैक करो, इसका मिलना जल्द से जल्द बहुत जरूरी है। और ऑर्गन ट्रेड के एंगल को भी खंगालो अच्छी तरह से। इससे रिलेटेड सभी लोगों से पूछताछ करो। जब तक का मामला क्लियर नहीं हो जाता हम कुछ कह नहीं सकते। सर, उस अघोरी का पता चल गया है। पकड़ो इसे, अभी जेल जाने का टाइम आ गया। बाबा जी ये क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। ले चलो इसे। छोड़ो। अरे हमने क्या किया है? अच्छा, तो तू है इन सब का बड़ा अफसर, मगर याद रख, एक सन्यासी की साधना में रोड़ा बन रहा है तू। मिट्टी में मिला दूंगा तुझे। बाबा जी, ये सन्यासी का चोला उतार के जरा ये बताइए, ये बच्चे आशुतोष का क्या किया? कौन आशुतोष? हम तो सिर्फ ब्रह्मा ब्रह्म को जानते हैं। देख, हमसे मिलने आत्माओं के आने का समय हो रहा है, जाने दे हमें। क्षमा कर दूंगा तुझे तेरी इस भूल के लिए। अरे बाबा कहाँ चल दिए? चुपचाप यहाँ खड़े रहिए और हमारे सवालों के जवाब दीजिए, समझे? अरे मूर्ख, इतना दुस्साहस! राख कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। देखो बाबा, सीधे सीधे इज्जत से पूछ रहा हूँ, क्या कि उस बच्चे की लाश मिली है उस खंडर के पास जो तालाब है ना, वहां जहां पर आप कुंडली मार के बैठे हुए और उसके अंग निकाले गए? कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। सीधे सीधे से बताओ अगर कुछ देखा है तो। देखना चाहेगा? अभी दिखाता हूं मेरी शक्तियां। सर ये बहुत मोटी चमड़ी के होते हैं, ये ऐसे नहीं उगलेगा। आप कहें तो अपने तरीके से उगलवाऊं? नहीं, रहने दो। इसे भूखा प्यासा रहना था सुबह तक। अगर सुबह तक कुछ नहीं बोला फिर अपना तरीका इस्तेमाल करो। ऑर्गन ट्रेड के एंगल में कुछ मिला? नहीं सर। इतनी देर क्यों हो गई आज? कुछ नहीं, होम विजिट पे चला गया था। सर, आशुतोष की फैमिली बहुत खुश थी। सरिका की शादी हो रही थी और दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे थे सर। बट राकेश फाइनेंशियली बहुत परेशान था। परेशान था मतलब? सर राकेश की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, लेकिन अपनी बेटी की शादी में उसने दिल खोल के खर्च करने का मन बनाया था। अपने पड़ोसी से 5 लाख रुपए उधार भी मांगे थे पर लिए नहीं। लेकिन इस सब का आशुतोष के मर्डर से क्या कनेक्शन? सर हो भी सकता है,
वो क्या है, मैंने उसकी फाइनेंशियल कंडीशन चेक की तो मुझे ये मिला। इसी वजह से उसने 5 लाख रुपए उधार नहीं लिए थे पड़ोसी से। ये आशुतोष की एफडी है 5 लाख रुपए की, जिसे उसने 10 दिन पहले तोड़वाया था। बैंक से एक और बात पता चली साहब। क्या? इसे उसने पहले भी तोड़वाने की कोशिश की थी, लेकिन तब वो ऐसा नहीं कर पाया था। लेकिन क्यों? सर, नाबालिग आशुतोष का एफडी तुड़वाने के लिए हमें उसके गार्डियन राकेश का भी साइन चाहिए था। राकेश का साइन तो सही था, पर जब हमने क्रॉस चेक किया तो आशुतोष का साइन ही फर्जी निकला, इसलिए हमने एफडी तोड़ने से मना कर दिया। इस पर मिस्टर राकेश काफ़ी नाराज़ भी हुए थे और फिर कुछ दिन बाद वो आशुतोष को ही लेकर बैंक आए थे। तुम यहाँ पे साइन करो बेटा। सही से साइन करना, नहीं तो फिर बोलेंगे कि फर्जी साइन कर लाया हूँ। आशुतोष ने तो मेरे ही सामने साइन किया था, पर सर वो कुछ डरा हुआ लग रहा था। इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ी थी कि अपने बेटे के फर्जी साइन करवाए? और इतना शौक क्या चढ़ा था कि अपनी बेटी की शादी इतने आलीशान तरीके से करवानी थी? अरे सर, उस मैनेजर को तो 10 साल पहले रिटायर हो जाना चाहिए था। उम्र के साथ साथ उसकी आंखों और दिमाग दोनों ने साथ देना बंद कर दिया है। मैंने कोई फर्जी साइन नहीं किए, वो तो आशुतोष नहीं किए थे, लेकिन उस मैनेजर को लगा कि मैंने नकली साइन किए हैं, फ्रॉड बना दिया मुझे बैंक में। सर, इसलिए आशुतोष को बैंक ले जाना पड़ा। इस एफडी तोड़ने के पीछे की कहानी हमें पता है, अच्छे से पता है। आपके और आपके बच्चों की कोई भी एफडी नहीं है, और जिसकी एफडी है उसकी एफडी 10 दिन पहले तोड़ी गई और तोड़ते के साथ ही उसकी मौत हो जाती है। ये कोइंसिडेंस सही है? अरे सर, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मेरे बेटे की एफडी थी, मैंने तोड़वा दी। आप मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं। जा सकते हैं। इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि एफडी तोड़ते वक्त आशुतोष घबराया हुआ क्या था। जरूर उसकी घबराहट के पीछे कोई ना कोई राज है। ओके सर। क्या हुआ? क्यों बुलाया था पुलिस ने? कुछ पूछना था। पापा, कुछ पता चला आशुतोष के साथ किसने किया ऐसा? अभी नहीं। देखो बेटा, जो हो गया सो हो गया। तुम्हारी शादी को कब तक टालेंगे हम? आज भी तुम्हारे ससुराल वालों का फोन आया था। अब आगे बढ़ने का वक्त है, तुम्हारा भी और अभिनव का भी। भैया, आगे से अंदर ले लीजिएगा। एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ रोहिणी मुझे कहाँ मिलेगी? जी आप कौन? जी वो मुझे जानती है, मैं उसी से ही मिलना चाहती हूँ। सॉरी, रोहिणी यहाँ पर नहीं है, कुछ ज़रूरी काम था तो वो चली गई। बट आप अपना नाम बता दीजिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँगी कि आप मिलने आई थी। आप एक काम कर लीजिए ना, वो कहाँ गई है मुझे बता दीजिए, मैं वहाँ जाकर मिल लूँगी उससे। सॉरी मैम, वो हम आपको नहीं बता सकते, आप अपना मुझे नाम बता दीजिए, वो जैसे ही आएंगे हम इन्फॉर्म कर देंगे। मनोहर, तुम्हारा बेटा तो इतनी ठंड में सुबह सुबह स्नान करके निकला है, क्या बात है? मनोहर, तुम्हारा बेटा तो बहुत तेजस्वी है। राम 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 राम। अरे पापी, तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, अपने उतरन का पानी सुबह सुबह मुझ पर डाल दिया। हमको माफ कर दीजिए। क्या बे नरेश, दिखता नहीं है? हम लोग इधर बैठे हुए हैं, तू अपने कपड़े का उतरन का पानी डाल रहा है। माफ कर दीजिए काका। छोड़ो, इसे बात के लिए क्यों मार रहे हो? तुम इसको इतनी सी बात बोलते हो? इस पापी ने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। घर से मैं स्नान करके निकला था, पूजा पाठ करना है मुझे, और तुम इसका पक्ष क्यों ले रहे हो? क्या तुम्हें अपने गांव की मर्यादा और परंपराओं का कोई ख्याल नहीं है? मुझे गांव की मर्यादा और परंपराओं का ख्याल है, मगर आप किसी इंसान का जाति धर्म देख के उसकी जान तो नहीं लेंगे। अगर नरेश के छूने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है तो मुझे इतना कमजोर धर्म नहीं चाहिए।
सर हमने नजर रखी हुई है, कोई हलचल नहीं है। देख गुड्डू, ऑर्गन ट्रेड का एंगल तो है इस केस में। अब तू हमें बता दे, अगर बाद में पता चला ना कि तू कुछ भी जानता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी तेरे लिए, समझा? अरे साहब, ये धंधा मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका साहब। अगर ऐसा कुछ भी उस लड़के के साथ हो ना साहब, ये खबर उड़ते उड़ते मेरे कानों तक जरूर आती साहब। साहब, ये बाहर का एंगल है। सर, स्कूल से एक न्यूज़ आई है। किरण जी, ये वही अंकित है ना जिसने अभिनव और आशुतोष के साथ खंडर पे जाने की बेट लगाई थी? आज रात तू खंडर में जाएगा ये प्रूफ करने कि वहाँ कोई भूत नहीं है। जी सर। और अभी अंकित भाग गया है? सर, अंकित अकेला ऐसा लड़का नहीं है जो स्कूल से भाग गया है, और भी लड़के हैं जो स्कूल से भाग गए हैं। असल में जिस माहौल में ये पैदा होते हैं, पलते हैं, उन्हें स्कूल की पढ़ाई अनुशासन जेल जैसी लगती है। मतलब? सर, 60% बच्चे हमारे यहाँ अनाथ हैं, और अंकित भी अनाथ ही था। ये 3 साल पहले हमारे यहाँ किसी NGO के थ्रू आया था। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि पहले बैट लगी, फिर आशुतोष पकड़ा गया, उसके बाद उसका मर्डर हुआ और अभी अंकित भाग गया। कोइंसिडेंस है कि नहीं ये तो नहीं पता, पर अंकित और आशुतोष एक बार पकड़े गए थे। किस लिए? किसका फोन है ये? मैडम, वो मैच आ रहा था, इसलिए मैंने अंकित से फ़ोन ले लिया। मुझे नहीं मालूम था कि इसमें ऐसी सब फिल्म्स पड़ी होगी। झूठ बोल रहे हैं मैम, वो गंदी फिल्म देखने के लिए उसने ही मुझसे फ़ोन लिया था। ये फ़ोन और ये फिल्म कहाँ से आई तुम दोनों के पास? पड़ा हुआ मिला था। ऐसी चीजें तुम दोनों को ही कैसे मिल जाती है, बाकी बच्चों को नहीं मिलती है? कल से हर रोज 1 महीने तक पूरे ग्राउंड के चक्कर मारोगे तुम दोनों। चलो जाओ यहाँ से। अंकित ये सब भी करता था स्कूल में? अब वो सड़क में पैदा हुआ है, गुंडे मवालियों के बीच में पला बढ़ा है, ऐसे काम नहीं करेगा तो और क्या करेगा? पहले स्कूल में अलाउड ही नहीं था, तो जाहिर सी बात है वो स्कूल के बाहर किसी के साथ टच में था। अच्छा, आपके पास अंकित का वो मोबाइल है जो किसी ने उसे दिया था? अगर है तो प्लीज दीजिए। अंकित की सारी डिटेल्स हमें चाहिए, वो कहां से आया था और यहां पर आने से पहले वो किन लोगों के साथ रहता था। इस केस में कई सिरे थे जो उलझे हुए थे, लेकिन हम अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ इन सारे सिरों को अच्छी तरह से टटोल रहे थे। जैसा मैंने पहले भी कहा था, मुजरिमों के बढ़ते हौसलों के साथ साथ उनके कनेक्शंस और उनके नेटवर्क्स भी बढ़ जाते हैं, लेकिन हम कड़ी से कड़ी जोड़ते गए और सारे सबूत इकट्ठा करते गए। हमें भी इस बात का पूरा अंदाजा था कि हमारा सामना एक बहुत ही पेशेवर और एक बहुत ही बड़े मुजरिम के साथ था। बड़ी गलत बात है शंकर। ये औरतें तुमसे अपनी मेहनत की मजदूरी मांगने आई, तुमने इनकी पिटाई कर दी। ये तो ठीक नहीं। चलो इनसे माफी मांग मांग लो, इन लोग से माफी मांगे। अरे गुणानंद भैया, हमें कोई माफी नहीं चाहिए। सही कह रही है, एकदम सही कह रही है। अबे जब इनको पीटने में कोई आपत्ति नहीं है तो तुम काहे क्रांति का झंडा उठाए घूम रहे हो बे? ये क्रांति की बात नहीं है शंकर, ये न्याय की बात। देखो, आज तुम्हारे शरीर में बल है, ताकत है, तो तुम इनको मारते हो, पीटते, चुप रहती, बोलते नहीं। लेकिन ये ना भूलो कि इनके पास भी सत्य का बल है। तुम जानते हो तुम बौड़ा गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तभी तुम ऐसी बहकी बहकी बात कर रहे हो, समझे? देखो, हमको यहाँ पे तमाशा चाहिए नहीं। जितना तामा झामा है ना तुम्हारा, ये सब लपेटो और निकलो यहाँ से, समझे? जैसे प्रभु की इच्छा। काका बहुत सम्मान करते हैं हम आपको, लेकिन अब एक बात तो तय है कि जब तक शंकर इन गांव वालों से माफी नहीं मांगेंगे और इनकी मजदूरी नहीं देगा, तक खेतों में काम नहीं होगा। और हम सब भी यहीं बैठे रहेंगे काका, देखते हैं प्रभु की क्या इच्छा है ना। चलो बैठ जाओ भाइयों, बैठो, बैठ जाओ भारत, बैठो सब अपना ही बैठो। गुणानंद, छोड़ो, जाने दो। शंकर से गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करे। तुम मुझसे सब अपनी मजदूरी ले लो, ये मजदूरी ले लो। धन्यवाद। बोल इनसे, आगे से किसी को नहीं मारेगा। माफी मांग इनसे, बोल।
3 बार लेना। हाँ, ध्यान रखा करो। कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आके तुम लोग? कंपाउंडर, ये क्या कर रहे हो तुम? सर, हमने लास्ट ईयर के सारे केसेस को छाना। इनमें से 12 केसेस हमारे मतलब के हैं, जिनमें विक्टिम की उम्र 14 से 18 साल के बीच है। 7 लड़के और 5 लड़कियां। 7 लड़कों में से 5 लड़कों के ऑर्गन निकाले गए हैं, जबकि सभी लड़कियों के रेप किए गए। 2 लड़कियां तो ऐसी हैं सर जिनके ऑर्गन्स भी गायब थे। और सर कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो आशुतोष के केस से काफी सिमिलर है। 3 लाशें तो उसी तालाब में मिली थी। और सर ये ऑर्गन वाली बॉडी, ये बिल्कुल आशुतोष की बॉडी की तरह ऑपरेट की गई है। ऑर्गन्स को निकालने का तरीका इतना ब्रूटल था कि चांसेस कम है कि ऑर्गन को बॉडी से निकालने के बाद उनका कुछ यूज हो पाया। ब्लैक मैजिक का कोई कनेक्शन? सर कुछ बॉडीज पर मार्किंग मिली थी, ऑलमोस्ट आधी बॉडीज को दागा गया था, लेकिन 2 लाशें ऐसी थी जिन पर कोई मार्किंग नहीं थी। लेकिन एक बात है सर, ऑर्गन को बॉडी से निकाला तो गया है, जैसे कि आशुतोष की बॉडी से निकाला गया था। इतने सिमिलर केसेस और किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। इनमें से किसी की पहचान हुई है? जी सर, इनमें से 4 लड़के और 3 लड़कियों की पहचान हो गई थी, लेकिन बाकी बॉडीज अनआइडेंटिफाई ही रह गई थी। इन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज को आइडेंटिफाई करो और इनसे रिलेटेड जितने भी थाने हैं उनमें पूछताछ करो, देखो क्या निकल कर आता है। इतना सारा कनेक्शन है तो कोई ना कोई कॉमन लिंक जरूर होगा। और स्कूल में भी पता करो इन अनआइडेंटिफाइड लाशों के बारे में। इतनी सारी लाशों का एक ही तरीके से काटा जाना बहुत सारे सवाल खड़े करते। इस अंकित के बारे में कुछ पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला। मोबाइल की स्कैनिंग चल रही है, शायद उसमें कुछ मिले। सर, आप लड़कों के बारे में क्रॉस चेक कर रहे थे, वो तो ठीक है, पर ये लड़कियां, हमारा बॉयज स्कूल है। पॉसिबल है कि आसपास की लड़कियां हों जिन्हें आपने कभी देखा हो या आपके स्कूल में उन्हें कोई जानता हो, कोई गर्लफ्रेंड या कोई फ्रेंडशिप वगैरह। सर, हमारे यहाँ के स्टूडेंट तो बाहर ही नहीं जाते हैं, तो ये लड़कियों वाला एंगल तो निकलता ही नहीं है। मैडम, जिस ट्रस्ट का स्कूल है उनके गर्ल्स स्कूल भी तो हैं, हो सकता है वहाँ की कोई लड़की हो। होगी सर, पर मैं इनमें से किसी को नहीं जानती हूँ। आप ट्रस्ट का एड्रेस लीजिए और वहीं जाकर पता कर लीजिए। सर, आप इस तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन में बार बार स्कूल को लेकर आ रहे हैं, स्कूल की रेपुटेशन पे असर पड़ रहा है। सर, इनमें से कोई भी लड़का या लड़की हमारे किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड नहीं है। हाँ, जो बच्चे हमारे स्कूल से भागे हैं, ये उनकी मिसिंग रिपोर्ट है, जो हमने पुलिस में भी लिखवाई हुई है। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये हमें भी नहीं पता। हमें स्कूल से भागे हुए हर बच्चे की डिटेल चाहिए। वो यहाँ पर आने से पहले किसके साथ थे, कहाँ रहते थे। जी सर। बेबी बस 2 मिनट, बेबी 2 मिनट, बस 2 मिनट, बेबी 2 मिनट, बस 2 मिनट में सब्जी तैयार, फिर बेबी खाना खाएगा। चलो बेबी, बस बस बस, चलो। चलो देखिए कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, देखो कौन है, कौन है, कौन है, देखो 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 कौन है। ओ मम्मा आई है। ओ जी बेटा, क्या हुआ मेरे बच्चा? सुबह से तंग ही कर रहा है। सब्जी, अरे सब्जी। गौतम, तुम्हें मेरी वजह से क्या क्या सहना पड़ रहा है? क्या हो गया अचानक? तुम जानती हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अच्छा बताओ, तुम्हारा काम कैसा था? ठीक ही था, पर हुआ नहीं। अगर हमें इस बार का चुनाव जीतना है ना, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। हम अपने क्रेडिट पर चुनाव नहीं जीत सकते। वो गुणानंद है ना, वो जनता का मसीहा बन बैठा है। अच्छा, अभी जागे हैं आप। सरकार, ये जो बुद्धि आपको आई है ना, बहुत देर से आई है, समझे? क्या लूट मचाए हो पिछले 5 साल तक। और जिस टाइम पे आप लूट मचा रहे थे ना, वो गुणानंद जनता के बीच में जाके उनके लिए काम कर रहा था, इसीलिए मसीहा बना है। हमारी एक बात ना आप कान खोल के सुन लीजिए, आपकी इस नेतागिरी में ना बहुत सारा पैसा लगाए हम, अब हम नुकसान नहीं उठा सकते। तो ये गुणानंद का हिसाब किताब कीजिए, समझ रहे? क्या कि हमारा पैसा ना मेहनत का पैसा, ब्याज सहित असूले। वक्त के साथ साथ ये केस भी बड़ा और संगीन होता चला जा रहा था। नए नए खौफनाक और खतरनाक मामले रोशनी में आ रहे थे, क्योंकि लोगों में डर का माहौल बना हुआ था, इसलिए कोई भी खुलकर सामने नहीं आना चाहता था। लेकिन कोई ना कोई, कहीं ना कहीं
पहल जरूर करता है। इस केस में अपराध के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों की, आवाज उठाने वालों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, क्योंकि इसी के जरिए इस अपराध का महाजाल हम काट सकते थे। सलाम साहब, बोल। एक खबर लाया हो आशुतोष के बाप के बारे में। क्या खबर? सर आजकल कुछ ज़्यादा ही भगवान को मानने लगे। तो इसमें खबर जैसा क्या? आप ही तो जादू टोने का एंगल ढूंढ रहे थे ना, इसलिए सोचा बता दूं। आप तो जानते हो छोटी मोटी बात के लिए आपको डिस्टर्ब नहीं करता। तो बड़ी बात बताना। आशुतोष और उसके बाप के रिश्ते के बारे में। सर एहतियात के तौर पर आदमियों को जब डिटेल्स निकालने के लिए कहा था तब इस फैमिली के बारे में ये बात पता चली, जिसे बहुत ही खूबसूरती से लोगों ने छिपा के रखा हुआ। आजकल बहुत पूजा पाठ करवा रहे हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? घर की शांति के लिए करवा रहे हैं। लेकिन हमें तो पता चला है कि ये सब कुछ आजकल में शुरू किया आपने। अचानक से इस तब्दीली की वजह जान सकता हूँ? मेरा बेटा मरा है। आपका नहीं, आपके बड़े भाई का। आशुतोष आपका बेटा नहीं था, ये बात आपने हमसे छुपाई। वो मेरे बड़े भाई का बेटा था, लेकिन मेरे बेटे जैसा ही था। बड़े भाई की मौत के वक्त वो 2 साल का था, तब से पाला है उसे। छुपाने जैसा क्या है? छुपाने वाली बात है पैसा। आपने अपनी बेटी सारिका की शादी के लिए आशुतोष की एफडी तोड़ी और एफडी तोड़ने के तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है। जी क्या कह रहे हैं सर आप? 5 लाख रुपए के लिए मैं ये सब करूंगा? मैंने कब कहा कि 5 लाख रुपए के लिए आप करेंगे सब? पेपर्स हैं, ये पेपर्स हमने तहसील से मंगाए। ये आपके बड़े भाई की प्रॉपर्टीज के पेपर है और इसके मुताबिक उनकी मौत के बाद तुरंत ही उनके बेटे के नाम पे हो जाती है सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, और उसकी मौत के बाद ये सब कुछ आपके नाम पे हो जाता है। अब इतना सब कुछ के लिए आप ये सब तो करिए। खुद से कातिल ढूंढा नहीं जा रहा और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछिए, वरना मुझे और भी काम है। इस आदमी के बारे में पता करना, जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है, और जितने भी बाबा और पंडित हैं उन सबको राउंड अप करो, पता करो कौन सी पूजा पाठ करवा रहा है। कहीं ये जादू टोना तो नहीं करवा? पता करते हैं सर। चल। सॉरी 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 सॉरी, गलती से बटन दब गया था। मैं जानता हूँ तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, सो सॉरी। कोई बात नहीं, एक्चुअली सॉरी तो मुझे कहना चाहिए था। फोबिया मुझे है और खामखा तुम्हें तकलीफ में डाल रही हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा दर्द, तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है पर तुम किसी से शेयर नहीं करना चाहती, पर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। Thank you very much, sir. Have a great day. शोनम, हाँ मैं लंच के लिए बाहर जा रही हूँ। अच्छा, आधा घंटा लग जाएगा फिर भी मुझे, तब तक कि तुम रिसेप्शन संभाल लेना, ठीक है? कुछ मिला? हाँ मिला तो है, मगर मुझे वो तो मिल जाए जिसके लिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है। सर टोटल मिली 12 लाशों में से 5 लाशों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जिन 7 लाशों की पहचान उनके घर वालों ने की थी उन सबको बुलाकर हमने उनका बैकग्राउंड चेक किया, तो सबके अंदर एक कॉमन लिंक निकलकर सामने आया है। क्या है कॉमन लिंक? अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ इन बच्चों की फैमिलीज का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इस मर्डर्स में है, या फिर
डर के मारे इन लोगों ने केस फाइल नहीं किया इसके खिलाफ। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली यही लिंक आशुतोष की फैमिली का है। राकेश के यहाँ काफी आना जाना है इनका। वहां जाके चेक करो, देखो क्या मिलता है। बस प्रशांत अंदर देखो, वहां जाओ। हाँ। क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? आप लोग ऐसे कैसे प्रेमाइस के अंदर घुस आए? देखिए मैम, हमें प्लीज अपना काम करने दीजिए, आपको जल्दी पता चल जाएगा। ओके सर। हाँ बच्चे, कुछ पता चला? अंदर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं। आप लोग की इस तरह की गैर जिम्मेदार हरकत की वजह से देखिए कितना डरे हुए हैं वो। इस तरह आप लोग अंदर घुस आए, वो भी बिना वारंट के। आई विल कंप्लेन इट टू योर सीनियर्स। रोहिणी, अपना जल्दी से सामान पैक कर ले और हम यहाँ से चलते हैं। दीदी, मैं कहीं नहीं जा रही। पागल हो गई है, यहाँ पर बहुत खतरा है। अगर किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम लोग। तुझे मुझ पर भरोसा है ना? तो चलो मेरे साथ, मैं सब समझाती हूँ रोहिणी। प्लीज़ रोहिणी। चलो रोहिणी। रुक क्यों गई? चलो। तुम्हें क्या लगता है दीदी, मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी? मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम मुझसे जलती हो, और अभी तो मुझसे जलने के और भी वजह है ना तुम्हारे पास। ये पैसा, ये पावर है ना? रोहिणी, ऐसी बात नहीं है बेटा। यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, इसलिए कह रही हूँ। चलो। क्यों दीदी, क्यों सही नहीं है? जब तक तुम कर रही थी सब कुछ सही था, लेकिन तुम पीछे रह गई, मैं आगे निकल गई, तो बस सब कुछ गलत हो गया। दीदी, बचाओ! कोई है वहाँ पर? रोहिणी, बचाओ मुझे! चुप हो जाओ! कोई है वहाँ पर? बचाओ मुझे! बचाओ मुझे! रोहिणी चुप। हिमांशु रावत, इतनी लापरवाही। पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हो तो क्या पुलिस के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे? तुम जानते भी हो कितना केओस हो सकता था अगर पब्लिक को इस रेड के बारे में पता चलता। सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन की सारी लीड्स इसी जगह पर पहुंच रही थी, इसे हमने रेड मारी। आगे से इस बात का ख्याल रखना, मुझे इन्फॉर्म किए बिना तुम इस केस में कोई भी कदम नहीं उठाओगे। पिछले हफ्ते एक टीम ने रेड मारने की परमिशन मांगी थी। ये फाइल स्टडी करो। ये क्या है सर? एक टीम और भी है जिसने सेम जगह पे छापे मारने थे। कौन सी टीम? जी, इस केस के बेसिस पर ही हमने कमिश्नर साहब से रेड के ऑर्डर मांगे थे, बट इनफ एविडेंस ना होने की वजह से ऑर्डर इशू नहीं हुए थे। ये कौन सा केस था? एक आदमी की बीवी गायब हो गई थी। सर, मेरी बीवी वैदेही, वो बोल के गई थी कि वो ऑफिस के काम से शहर से बाहर जा रही है, पर तब से अभी तक वो वापस नहीं आई। कहाँ गई थी वो?
पता नहीं सर, कुछ बताया नहीं सर। मैंने ऑफिस से पूछताछ भी की पर उन्होंने कहा कि वैदेही शहर से बाहर कहीं गई नहीं ऑफिस के काम से। जब हमने इस औरत के ऑफिस से पता किया तो हमें ये पता चला कि वो औरत अक्सर अपने पति से झूठ बोल करके कई शहरों में जाया करती थी, जबकि उसके ऑफिस से कभी भी काम के सिलसिले में उसको शहर से बाहर भेजा ही नहीं गया था। फिर ये कहाँ जाती थी? पहले तो हमें ये अफेयर का एंगल लगा, फिर हमने उसके पति से बात की। देखिए, आपकी बीवी ऑफिस के काम से तो बाहर जाती नहीं थी और आपका ये कहना है कि उसका कोई अफेयर भी नहीं था, फिर वो आपसे झूठ बोल करके आखिर जाती कहाँ थी? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर उसकी एक बहन थी रोहिणी, जो शादी से पहले कहीं चली गई थी। हो सकता है वैदेही उसे ही ढूंढने जाती हो, क्योंकि हमेशा वो यही कहती रहती थी कि उसको वो ढूंढ के ही रहेगी। कहाँ से गायब हुई थी उसकी बहन? सर कभी उसने मुझे बताया नहीं। जब हमें वैदेही की बहन रोहिणी की गुमशुदगी के बारे में पता चला, तब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू की। हमने वैदेही की पूरी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली, अलग अलग उन शहरों की जहाँ पर वैदेही जाया करती थी, और हर उस जगह के बारे में जहाँ के लिए उसने ऑटो बुक किया था, और वो सब वैदेही को एक ही पॉइंट पर लेकर के गए थे, नेटवर्क्स की इन बिल्डिंग्स पर। जी। और आखिरी बार वैदेही जब गायब हुई तब भी वो ऑटो से इसी बंगलों पर गई थी, जो इसी नेटवर्क की प्रॉपर्टी है। हमें डाउट है कि वैदेही और उसकी बहन रोहिणी का गायब होना इन लोगों से ही रिलेटेड है, और शायद इसीलिए वैदेही अलग अलग शहरों में जाया करती थी, और इसीलिए उसने अपने पति को कुछ भी नहीं बताया था। हो सकता है जान के खतरे को लेकर के डर रही होगी। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। सर, ये वही लोकेशन है जहाँ पर वैदेही मिला, और ये वही लोकेशन है जहाँ पर हमने पहले टारगेट किया था, और इन सब का कनेक्शन वो नेटवर्क है। सर, ये सारे विक्टिम्स जो हैं इनके पावर की वजह से डरे हुए हैं। अगर आप हमें परमिशन दे देंगे तो ये सारे विक्टिम्स सामने आएंगे, सैकड़ों की संख्या में सामने आएंगे। हाइपोथेटिकल बातें मत करो हिमांशु। ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, वैसा करेंगे तो ऐसा होगा। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। शक करने की वजह हमारे पास बहुत हैं, लेकिन क्या हमारे पास पुख्ता सबूत हैं? कोई चश्मदीद गवाह हैं? देखो, पिछली बार भी तुमने रेड मारी थी, क्या मिला? इस बार भी अगर हम फेल हो गए, रिजल्ट 0 आ गया, तो संभालना बहुत मुश्किल होगा हिमांशु। सर, ऐसा दोबारा नहीं होगा। आई प्रॉमिस। मत सोचो कि मैं तुम्हें काम करने नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मैं ये कहूँगा कि तुम कोई पुख्ता सबूत ढूंढो, कोई चश्मदीद गवाह ढूंढो, तब मैं इस ऑर्डर पे साइन करूँगा। सिर्फ शक के बेसिस पर इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। हमने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन फिर भी अपराधी को पकड़ने में हम नाकामयाब रहे। अब हलचल बढ़ गई थी। अब अपराधी की नजर पुलिस की हर एक मूवमेंट पे थी, क्योंकि केस सेंसिटिव और बड़ा था। कमिश्नर साहब की इंस्ट्रक्शंस और उनकी फिक्र वाजिब थी। हम कोई गलती नहीं कर सकते थे और न ही खुलेआम हाथ डाल सकते थे। ऐसे में हमने ठोस और पुख्ता सबूत जमा करने शुरू किए। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। शायद वक्त आ गया था कि इस गुनहगार की किताब के पन्नों में कानून की सजा के पन्ने अब लिखे जाएं। ये आपने लिखवाई थी? जी सर, मेरे पति ऋतुराज की हत्या इन्हीं लोगों ने करवाई है, क्योंकि उन्होंने इन लोगों के लिए काम करने से मना कर दिया था। वो लोग इतने बड़े हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर पाई। बस शूटर मिला, इंसाफ हुआ। सर, गाड़ी अभी अभी बंगला से निकली है सर। गाड़ी पे नजर रख, किसी भी हाल में गाड़ी निकलनी नहीं चाहिए। ओके सर, अब तो सबूतों के साथ साथ गवाह भी मौजूद है। हाँ सर, वो वही है हाईवे पर। सर, वो रही गाड़ी, पीछा करो उसका और कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर। सभी जगह नाकाबंदी करवाओ, ये गाड़ी निकलनी नहीं चाहिए। तेज चलो। उस तरफ से लेके वो टेक करो।
सर अब तो सबूतों के साथ साथ गवाह भी मौजूद है। हमारी टीम्स रेडी है, बस आपके ऑर्डर्स की जरूरत है। देखो मैडम, आप पीछे तो नहीं हटेगी? नहीं सर, उस आदमी को मैं सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी। सर हम जितनी देर लगाएंगे वो इतनी दूर चला जाएगा, प्लीज। थैंक यू सर। देखो हिमांशु, अगर ये ऑपरेशन फेल हुआ तो हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। डोंट वरी सर, आई विल गेट इट। लगता है हमारे बेटे में कुछ तो विशेष है। एक दिन ये हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। अगर नरेश के छूने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है तो मुझे इतना कमजोर धर्म नहीं चाहिए। जब तक शंकर इन गांव वालों से माफी नहीं मांगेंगे और इनकी मजदूरी नहीं देंगे, खेतों में काम नहीं हो पाएगा। देखते हैं प्रभु की क्या इच्छा है ना। ब्रेकिंग न्यूज, अभी तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि गुणानंद स्वामी को पुलिस ने राज्य के हाईवे से गिरफ्तार कर लिया है। गुणानंद की गिरफ्तारी के बाद उनके भक्तों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की वारदातें भी हुई हैं। छोड़ेंगे नहीं, आग लगा देंगे घर को। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक सन्यासी हूँ और आप मुझ पर ये इतने घिनौने आरोप लगा रहे हैं, वो भी बिना किसी सबूत के। हमारे पास तेरे खिलाफ सबूत भी है और चश्मदीद गवाह भी है। कितने बड़े अफसर हैं आप, फिर ऐसी नादानों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? किसी ने कुछ ऊट पटांग कह दिया और आप हमको यहाँ इस कारावास में ले आए कैद करके। जो प्रभु की इच्छा, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। भय है कि आप हमारी बात मान नहीं रहे, लेकिन हमारे जो भक्त हैं बाहर, यदि उन्हें ये पता चल गया कि आपने मुझको यहाँ यूं कैद करके रखा है तो यकीन जानिए अनर्थ हो जाएगा। धमकी दे रहा है, दंगे करवाएगा, फसाद करवाएगा। अरे मैं कैसे फसाद करवाऊंगा? मैं तो यहाँ आप लोगों की कैद में हूं ना, कारावास में। लेकिन मेरे भक्त जो बाहर हैं इस कारावास से दूर, वो मासूम है, प्रेम करते हैं मुझसे, और प्रेम में तो इंसान कुछ भी कर जाता है ना। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके भोले भाले भक्तों को अपने जाल में फंसाता है ना तुम। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ गुनाह कबूल किए जाते हैं। परंतु कौन से गुनाह, कौन से? ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करो, इसे यहीं रखो और खाना पीना बिल्कुल नहीं देना और सोने भी मत दे। देखते हैं ये खेल कितने दिनों तक चलता है। सर, हाँ, आपका फॉर्मूला काम कर गया, बोलने को तैयार हो गया है। हर इंसान को उसके तरीके से हैंडल करना पड़ता है। चल।
चल अब बोल। न जाने 2-3 लोगों ने क्या बक दिया, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए इंस्पेक्टर। ये दीवारें ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगे इंस्पेक्टर। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके भरतपुर से पूरे भारत के लोगों को धोखा दिया है तूने। बचपन से मेरे बाबा को लगता था कि कुछ खास है मुझे, कुछ तो बड़ा करूंगा मैं, और धीरे धीरे यही बड़ा करने की धुन मुझ में सवार होती चली गई। गुणानंद बाबा की, गुणानंद बाबा की, गुणानंद बाबा की। धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि लोगों पर राज करने के लिए उनका विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। बस फिर क्या था, मैं लोगों की भलाई के काम करना शुरू कर दिया मैंने, और लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन मुझ पर बढ़ता चला गया। बस फिर क्या था, पैसे मेरे कदम चूमने लगे। बड़े बड़े लोग आते थे मेरे सामने सिर झुकाते थे, मैं जो चाहता था वो करता था। और तूने इस पावर का इस्तेमाल अपनी इमेज बढ़ाने के लिए किया। लड़कियों का रेप किया, बच्चों को मारा, काला जादू किया। लेकिन ऋतुराज ने क्या किया था? उसे क्यों मार डाला? ऋतुराज हमारे लिए मारकाट वाले काम करता था, जादू में इस्तेमाल करने के लिए। पर पता नहीं क्या हुआ, सब धीरे धीरे उसका मन इन कामों से हटने लगा, और एक दिन बिना बताए सबको छोड़कर भाग गया। खतरा था वो हमारे लिए। अभी भी देर नहीं हुई है ऋतुराज, काम पर लौटा। क्षमा करें महाराज, जितनी गलतियां मुझसे होनी थी वो हो चुकी। मैं अब और गलती नहीं करना चाहता। मुझसे यह पाप के कारोबार का बोझ नहीं सहा जाता। वैदेही कहाँ है? आशुतोष के माता पिता की तरह वैदेही और रोहिणी के माता पिता भी हमारे भक्त थे, और उन्हें परम ज्ञान देने के लिए हमें सौंप गए थे। सौंप गए थे? और तूने उनका शोषण किया? वैदेही कभी भी सहज नहीं थी आश्रम में, लेकिन रोहिणी पूरी तरीके से काबू में थी हमारे। 6 साल दोनों आश्रम में रहे, परंतु उनके माता पिता की मौत के पश्चात वैदेही आश्रम से भागने में सफल हो गई। लेकिन वैदेही रोहिणी को आश्रम से निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, और एक दिन वो रोहिणी तक पहुंच भी गई, लेकिन रोहिणी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। रोहिणी चुप हो जा। पहले तो मैंने वैदेही को छोड़ दिया था, परंतु अब वो वापस आई। मैंने सोचा अगर इस बार उसे छोड़ देता तो वो पुलिस को अपने साथ ला सकती थी, इसलिए वैदेही को छोड़ दिया था, परंतु अब वो वापस आई। मैंने सोचा अगर इस बार उसे छोड़ देता तो वो पुलिस को अपने साथ ला सकती थी, इसलिए तू तो ज्यादातर अनाथ बच्चों को मारता था, फिर आशुतोष को क्यों मारा? वो तो तेरे स्कूल में पढ़ता था, ऊपर से गरीब भी था। उसका बाप मेरा भक्त था, और वो गरीब नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि उसके बाप के पास पैसे भी थे और जमीन भी, और वो दोनों मुझे चाहिए थे। इसलिए मौका मिलते ही मैंने उसके बाप को अपने झांसे में ले लिया। दोनों लड़कों ने अघोरी की बुलाई हुई आत्माओं को भगा दिया है महाराज। अघोरी की तपस्या भंग होने की वजह से आत्माएं इनके बेटों पर हावी हो गई हैं। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। देखो, तुम्हारे दोनों बेटों ने गलती तो की है, जिस वजह से आज उन दोनों की जान खतरे में। हम ज्यादा से ज्यादा किसी एक बेटे की जान बचा सकते हैं। एक बेटे की बलि तो तुमको देनी ही पड़ेगी। अभिनव की जान बचाने के लिए उसने आशुतोष को बलि के लिए। और अंकित ने क्या किया था? उसे क्यों गायब किया? उसने आशुतोष की बलि चढ़ाते हुए देख लिया। ना जाने तूने कितनी जमीनों का घमंड किया है, कितने घरों को बर्बाद किया है,
कितने भोले भाले मासूम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया, अपना साम्राज्य फैलाने के लिए कितने लोगों को बलि का बकरा बनाया, और ना जाने कितनी लाशों पर चल के तो यहां तक पहुंचा है। लेकिन अब नहीं। आशुतोष, ऋतुराज और वैदेही जैसे कई केसेस और कई शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। इस जन्म में तो नहीं, तो इस जगह से निकलने वाला, समझा? आज दुनिया के हर एक कोने में ऐसे बाबा हैं जो आध्यात्मिक होने के साथ साथ बड़े बड़े और अच्छे अच्छे काम करते हैं, और लोग भी आंख बंद करके उन पर विश्वास करते हैं। एक बात हम आप सबको बता देना चाहते हैं, आप आस्था जरूर पालें, लेकिन मर्यादा का भी पालन करें। और बाबाओं को आगाह करते हैं कि आस्था के नाम पर अगर वो लोगों के साथ विश्वासघात करेंगे, अपराध करेंगे, तो उसका अंजाम सीधा जेल होगा। आज भारत के हर एक कोने में कई ऐसे नामचीन बाबा हैं जो जेलों में बंद हैं, जिन्होंने आस्था के नाम पर लोगों को ठगा है। जिस तरह से गुरुनानक ने अपने करियर की शुरुआत की थी, अगर उसी सोच को लेकर वो आगे चलता तो शायद वो आज इस अपराध का महाजाल का रचयिता नहीं बनता। हम इन बाबाओं को ताकतवर बनाते हैं, और इस ताकत और भरोसे का ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। और फिर ना ही सिर्फ ये लोग अपना नाम खराब करते हैं, बल्कि अपना अंजाम भी खराब करते हैं। हर दस्तक को पहचाने और याद रखिए, धर्म के खिलाफ काम करने वाला कभी धार्मिक नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।